हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम सॉल्व कर रहे थे सीपीयू शेड्यूलिंग। उसमें आपकी एल्गोरिदम थी एसजेएफ। तो एसजेएफ विद प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव से मैंने न्यूमेरिकल देखा था। तो आपका जो एसजेएफ विद प्रिमिटिव पे बेस्ड आपका न्यूमेरिकल था, उसमें हमने एग्जांपल लिया था, तो उसमें अराइवल टाइम नहीं था। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं यूजिंग एसआरटीएफ। तो आपकी जो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिदम है, ये आपकी एसजेएफ विद प्रिमिटिव एल्गोरिदम कहलाती है। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन है, अप्लाई एसआरटीएफ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम टू कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। ओके, तो आपके पास प्रोसेसेस दे रखी P1, P2, P3 एंड P4 एंड अराइवल टाइम is 0, 1, 2, 3 milliseconds respected to P1, P2, P3 and P4. Okay, and CPU time is 8, 4, 9, 5 millisecond respectively. Okay, we have to calculate the average waiting time. हमें एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है, तो हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले सीपीयू शेड्यूलिंग का न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आप ये हमेशा ध्यान रखना कि गैंट चार्ट आपका सही बने। बहुत ही ध्यान से और कंसंट्रेट होकर बनाएंगे आप। अगर गैंट चार्ट सही बन गया तो आप समझो कि न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास प्रोसेसर में P1 प्रोसेस आ चुकी है। उसका अराइवल टाइम चूँकि 0 है, इसका मतलब वो रेडी क्यू में है। तो सबसे पहले हमने P1 प्रोसेस को एलोकेट कर दिया, क्योंकि और कोई मेरे पास प्रोसेस है ही नहीं। तो P1 प्रोसेस हमारे पास CPU को एलोकेट कर दी गई, और जैसे इसका CPU टाइम है 8 मिलीसेकेंड। क्लियर। और एल्गोरिदम जो लगी हुई है वो SRTF लगी है। मीन्स जो प्रोसेस जिसका CPU टाइम कम होगा, प्रोसेसर उसको ही एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। तो जैसे ही P1 प्रोसेस का 1 मिलीसेकंड एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, तुरंत प्रोसेस P2 आ गई। P2 प्रोसेस का चूँकि अराइवल टाइम 1 है, इट मीन्स तुरंत P2 प्रोसेस आ गई। अब जब P1 प्रोसेस का 1 मिलीसेकंड एग्जीक्यूट हुआ था प्रोसेसर द्वारा, तो रिमेनिंग टाइम बचा 7 मिलीसेकंड, क्योंकि इसका 8 मिलीसेकंड एग्जीक्यूशन टाइम था। और जो प्रोसेस आपकी आई है P2, उसका CPU टाइम 2 कितना है, 4 मिलीसेकंड। ठीक है। और आपकी जो एल्गोरिदम है जो अप्लाई करनी है वो SRTF है। इट मीन्स जिसका CPU टाइम कम होगा, CPU उसी को असाइन करेगा। ठीक है, क्योंकि जो करंट में असाइन प्रोसेस है उसका CPU टाइम 7 मिलीसेकंड है, एंड जो प्रोसेस अराइव हुई है उसका CPU टाइम आपका 4 मिलीसेकंड है। तो प्रोसेसर उसको रिमूव कर देगा P1 प्रोसेस को, और असाइन कर लेगा P2 प्रोसेस को। क्यों? क्योंकि P2 प्रोसेस का CPU टाइम P1 से कम है। ओके, तो P2 प्रोसेस को प्रोसेसर एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। तो P2 का जैसे ही नेक्स्ट मिलीसेकंड एग्जीक्यूट करेगा, तो आप टोटल CPU के द्वारा जब 2 मिलीसेकंड एग्जीक्यूशन हो जाएगा, एक P1 का और 1 मिलीसेकंड P2 का, तुरंत तो टोटल CPU के द्वारा एग्जीक्यूशन हो जाएगा 2 मिलीसेकंड। तो 2 मिलीसेकंड जैसे ही एग्जीक्यूशन होगा, तो आपकी नई प्रोसेस आ जाएगी P3। सिंस P3 प्रोसेस का जो प्रोसेसर टाइम है, एग्जीक्यूशन टाइम 9 मिलीसेकंड है, और जो करंट में एग्जीक्यूट हो रही वो आपकी P2 प्रोसेस है। P2 प्रोसेस का रिमेनिंग टाइम बचा हुआ है 3 मिलीसेकंड, क्योंकि 4 में से 1 एग्जीक्यूट हो चुका है। तो प्रोसेसर अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम कंटिन्यू P2 प्रोसेस को ही एग्जीक्यूट करता रहेगा। ठीक है। इसी तरीके से P2 का जब P2 का सेकंड मिलीसेकंड एग्जीक्यूट होगा, यानी प्रोसेसर के द्वारा टोटल जो एग्जीक्यूशन है वो 3 मिलीसेकंड कंप्लीट होगा, तो P4 प्रोसेस आपकी आ जाएगी रेडी क्यू में, क्योंकि P4 प्रोसेस का अराइवल टाइम आपका 3 मिलीसेकंड है। ओके, बट P4 प्रोसेस का CPU टाइम आपका 5 मिलीसेकंड है, एंड जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है उसका CPU टाइम 2 मिलीसेकंड बचा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम SRTF, जो प्रोसेस का CPU टाइम कम होगा वही एग्जीक्यूशन उसी का होगा। तो P2 प्रोसेस का CPU टाइम 2 मिलीसेकंड है, तो कंटिन्यू उसी को एग्जीक्यूशन होता रहेगा। ठीक है, तो P2 को कंटिन्यू 1 से लेके 5 तक एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, 4 मिलीसेकंड था, 2 बचा, 2 और चला देंगे, तो 1 to 5 P2 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल CPU जब P2 का पूरा कंप्लीटली एग्जीक्यूशन हो जाएगा, तो प्रोसेसर के द्वारा टोटल एग्जीक्यूशन टाइम हो जाएगा 5 मिलीसेकंड। आप देख सकते हो गैंट चार्ट से। ठीक है, तो 5 मिलीसेकंड में आपकी सारी प्रोसेसेस आ चुकी हैं रेडी क्यू में। क्लियर। तो अब आप देखो P4 आपकी जितनी प्रोसेस आ चुकी हैं उसमें आपका P1 का 7 मिलीसेकंड रह चुका है, P3 का 9 मिलीसेकंड और P4 का 5 मिलीसेकंड। तो अब P4 प्रोसेस को असाइन कर दिया जाएगा प्रोसेसर को, CPU को। तो 5 से लेके 5 मिलीसेकंड एग्जीक्यूट होगा P4, यानी 10 मिलीसेकंड तक प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा P4 प्रोसेस को। ठीक है, उसके बाद आपके पास प्रोसेस बची
P3 एंड P1। तो P3 का CPU टाइम है 9 मिली सेकेंड, P1 का CPU टाइम है 7 मिली सेकेंड। तो प्रोसेसर P1 को असाइन कर लेगा और एग्जीक्यूट कर डालेगा 10 to 17 मिली सेकेंड। ठीक है, 10 to 17 टाइम ड्यूरेशन में आपकी P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, क्योंकि इसका 7 मिली सेकेंड रह चुका था। ठीक है, और लास्ट में आपकी P3 प्रोसेस जिसका कि CPU टाइम 9 मिली सेकेंड है, वो 17 से 26 मिली सेकेंड में एग्जीक्यूट हो जाएगी फाइनली। ठीक है, तो आपका इस तरीके से गैंट चार्ट बन चुका है। गैंट चार्ट आपका बन जाएगा। आप देख सकते हो कि सारी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। एक चीज़ और देखना, पूरा CPU जो आपका एग्जीक्यूट हुआ है वो 26 मिली सेकेंड तक एग्जीक्यूट हुआ है। तो ये वेरीफाई करना कि मेरा गैंट चार्ट करेक्ट है या नहीं, तो आप चेक कर सकते हो। जितना इंडिविजुअल प्रोसेस का CPU टाइम है वो आप एडिशन कर लीजिए, सम कर लीजिए, तो टोटल आपका CPU के द्वारा टोटल एग्जीक्यूशन के बराबर आना चाहिए। तो टोटल CPU 26 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट किया है। इट मीन्स सभी प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन टाइम आपका 26 मिली सेकेंड के बराबर आना चाहिए। तो 8 + 4 12 + 9 21 + 5 26। इट मीन्स 26 इट मीन्स आपका करेक्ट है, गैंट चार्ट करेक्ट है, सही बना है। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल प्रोसेस का जो CPU टाइम है उसको अगर हम सम कर दें तो गैंट चार्ट में CPU टोटल जो एग्जीक्यूशन किया है उसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब हम फ्रेंड्स कैलकुलेट करेंगे वेटिंग टाइम। सो नाउ वेटिंग टाइम ऑफ P1 प्रोसेस इज़, तो P1 प्रोसेस आप देख सकते हो फ्रेंड्स 0 और 1 के बीच में एग्जीक्यूशन हुआ है, फिर 1 से लेकर 10 के बीच में इसने वेटिंग किया है, फिर 10 से 17 तक फिर एग्जीक्यूशन हुआ है। तो 1 से लेकर 10 तक एग्जीक्यूशन इसका हुआ है। 1 से लेकर 10 तक P1 प्रोसेस ने वेटिंग किया है। ठीक है, तो वेटिंग टाइम ऑफ P1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 - 1 इक्वल टू 9 मिली सेकेंड। ओके, तो P1 प्रोसेस का जो आपका वेटिंग टाइम है वो 9 मिली सेकेंड। सेम वेटिंग टाइम ऑफ P2 प्रोसेस, तो P2 प्रोसेस का आप दिख रहा है कि P0 to 1 P1 एग्जीक्यूट हुई है, फिर 1 से लेके 5 तक P2 का एग्जीक्यूशन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से P2 प्रोसेस का जो वेटिंग टाइम दिख रहा है कि 1 मिली सेकेंड है। ठीक है, तो P2 प्रोसेस का जो वेटिंग टाइम है वो 1 - 1 0 इसलिए होगा क्योंकि 1 मिली सेकेंड ये अराइवल टाइम इसका है। ठीक है, P2 प्रोसेस का अराइवल टाइम कितना है, 1 है, और P1 का कितना था, 0। तो P1 का 10 - 1 - 0 बराबर 9 इसलिए आया हुआ था। ठीक है, लेकिन P2 का 1 मिली सेकेंड यहाँ गैंट चार्ट में वेट दिखा रहा है और 1 मिली सेकेंड तो ऑलरेडी लेट आई हुई है, तो 1 - 1 इक्वल टू 0 मिली सेकेंड। क्लियर, इट मीन्स P2 प्रोसेस जैसे ही आई है प्रोसेसर ने उसको असाइन कर लिया है। ठीक है, अगेन वेटिंग टाइम फॉर P3 प्रोसेस, तो P3 प्रोसेस का जो वेटिंग टाइम है आप देख सकते हो 17 मिली सेकेंड दिखा रहा है यहाँ गैंट चार्ट में, और अराइवल टाइम इसमें से घट जाएगा। तो P3 प्रोसेस का जो वेटिंग टाइम है 17 - 2, तो 17 - 2 इज इक्वल टू 15 मिली सेकेंड। क्लियर, नाउ फाइनली वेटिंग टाइम ऑफ P4 प्रोसेस, तो P4 प्रोसेस का आपका दिख रहा है 5 मिली सेकेंड वेटिंग किया है P4 ने। तो P4 का जो गैंट चार्ट में वेटिंग टाइम है उसमें से अराइवल टाइम घट जाएगा। तो 5 - 3 इसका अराइवल टाइम है, तो 5 - 3 इक्वल टू 2 मिली सेकेंड। क्लियर, तो इंडिविजुअल प्रोसेसेस के वेटिंग टाइम मैंने निकाल लिया है। अब एवरेज वेटिंग टाइम आपका निकालना है, तो सभी के जो वेटिंग टाइम है इंडिविजुअल उनको सम कर दीजिए और नंबर ऑफ प्रोसेसेस से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, सो एवरेज वेटिंग टाइम इज इक्वल टू 0 + 2 + 9 + 15 डिवाइडेड बाई 4। तो आपका 2 + 9 11 + 15 आपका 26 डिवाइडेड बाई 4 आ गया। तो 26 डिवाइडेड बाई 4 आपका इक्वल आता है 4 × 24 4 × 5 = 6.5 मिली सेकेंड। ठीक है, तो आपका 6.5 मिली सेकेंड ये आपका एवरेज वेटिंग टाइम आया। क्लियर, तो आपका एवरेज वेटिंग टाइम कितना निकल गया है, 6.5। तो आप देख सकते हो कि आपका जो SRTF में वेटिंग टाइम है वो कम आया है इन कंपेयर टू FCFS एंड SJF विद नॉन प्रिमिटिव के कंपेरिजन। ठीक है, तो SRTF या SJF विद प्रिमिटिव एल्गोरिथम वहाँ पे बेटर रहती है जहाँ पे आपके पास CPU डिफरेंट एग्जीक्यूशन टाइम की प्रोसेसेस हों, मीन्स डिफरेंट प्रोसेसेस हैविंग डिफरेंट प्रोसेसर टाइम मीन्स एग्जीक्यूशन टाइम, where SRTF algorithm is more suitable. Okay, because SRTF CPU scheduling maintain less waiting time. Okay, SRTF में FCFS और SJF with primitive
SGF विद नॉन प्रिमिटिव के कंपेरिजन वेटिंग टाइम कम आता है, ठीक है। तो वो सिस्टम उतना ही अच्छा होता है जिसमें वेटिंग टाइम जितना कम होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको इमीडिएट रिजॉल्व कर दूंगा। और इस वीडियो को आप फ्रेंड्स को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि जो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की या किसी भी कंप्यूटर साइंस, IT या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ब्रांचेस से रिलेटेड जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी में ऑपरेटिंग सिस्टम क्रूशियल रोल प्ले करती है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके गेट नेट इसमें क्वेश्चन आते हैं CPU शेड्यूलिंग पे। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो आपका इजी वे में इसका सोल्यूशन निकल आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए यूज़र हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी इस प्रकार का रिलायबल कंटेंट, यूज़फुल कंटेंट आपके पास हम अपलोड करें तो आपके पास इन्फॉर्मेशन जल्दी से पहुँच जाए इमीडिएटली। इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।